हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर होंगे। सो गाइस, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 10th का चैप्टर 12th इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3 वीडियो। ये लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। इसके बाद हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। गाइस, आप कमेंट कर दीजिएगा कि इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, या फिर मैं अपनी मर्ज़ी से कोई चैप्टर स्टार्ट कर लूँगा, पिक कर लूँगा। सो गाइस, यदि अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले आप वो देखिए, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो आपका वीडियो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमने जो पार्ट 3 में जो छोड़ा था उसके आगे पार्ट 2 में जो छोड़ा था उसके आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है गाइस। उसमें जो ये था पार्ट 2 में जो हमने छोड़ा था वो था विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। वो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, उसके आगे फिर हमने क्विट किया था। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। खर्च हुए स्रोत की ऊर्जा का कुछ भाग उपयोगी कार्य करने जैसे कि पंखे घुमाना आदि में उपयोग हो जाता। स्रोत की ऊर्जा का शेष भाग उस ऊष्मा को उत्पन्न करने में खत्म हो जाता है जो सदित्रों के ताप में वृद्धि करती है। इसमें प्रेक्षण प्राय हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। गाइस, ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये इस चीज़ के बारे में कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी जैसे हम एकदम से जब हम फ़ैन ऑन करते तो इलेक्ट्रिसिटी फिनिश हो जाती। तो गाइस, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ है वो यही होता है कि जो एनर्जी कभी भी फिनिश नहीं, कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम पंखा चलाने में यूज़ करते, फिर वो मैकेनिकल एनर्जी में फिनिश हो जाती है। तो ऐसी वो एनर्जी फिनिश नहीं होती, आई मीन ट्रांसफ़र हो जाती है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो ट्रांसफ़र हो जाती है। उदाहरण के लिए, हम किसी विद्युत पंखे को निरंतर काफ़ी समय तक चलाते तो वह गर्म हो जाता है। इसके विपरीत, यदि विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है अथवा बैटरी से केवल प्रतिरोधक का एक समूह ही संयोजित होता है, जो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप से क्षय होती रहती है, इस विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। अब गाइज, ये देखिए, तापीय प्रभाव के बारे में भी यहाँ थोड़ा डिस्कशन है कि तापीय प्रभाव क्या है। तो गाइज देखिए, जैसे कि हमने फ़ैन चलाया और फ़ैन चलाने के बाद काफ़ी टाइम तक हम उसको फ़ैन को ऑन करके ही छोड़ देते हैं। तो ऑन करने के बाद हम काफ़ी टाइम बाद हम ये देखते हैं कि जो फ़ैन का जो मोटर है वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है। यानी जब इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह तक होता है तो उसमें हीट भी क्रिएट हो जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस प्रभाव का उपयोग विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री जैसी युक्तियों में किया जाता है। प्रतिरोध आर के किसी प्रतिरोधक पर विचार कीजिए जिससे विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। मान लीजिए कि इसके सिरों के बीच विभवांतर V है, चित्र 12.13। मान लीजिए कि इसमें समय t में Q आवेश प्रवाहित होता है। Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित होने में किया गया कार्य VQ है। अंतः स्रोत का समय t और V की ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए चाहिए। अब गाइस देखिए, किसी सर्किट में अगर हमें ये निकालना हो कि इसमें कितनी पावर कंजम्पशन होती है, ये फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। अर्थात समय t स्रोत द्वारा परिपथ को प्रदान करने की गई ऊर्जा P इंटू टी है। यानी जो भी उसमें पावर है इसको इंटू करना है t से, वो हमारे पास आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, जो कि VIT के बराबर होती है। स्रोत द्वारा खर्च की जाने वाली इस ऊर्जा का क्या होता है? यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्रतिरोध में क्षयित हो जाती है। इस प्रकार किसी विद्युत स्थायी धारा I द्वारा समय t में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा H = VIT होती है। ओम का नियम लागू करने पे गाइस देखिए, अब यहाँ पे H = IT दे रखा है। H का यहाँ पे मीनिंग है हीट, कि हीट है वो बराबर होगा किसके? वोल्टेज, करंट और जो भी वो टाइम होगा उसके इक्वली होंगे। तो गाइस, जो ओम का नियम है यहाँ पे जब हम लागू करते हैं तो ओम का नियम में क्या होता है? जो V = IR होता है। तो यहाँ पे वोल्टेज और V और जो I है उसको हटा के उन्होंने I² कर दिया। इसे हम जूल का तापन नियम कहते हैं। इस नियम के बारे में बात कर रहा है कि ये जो है जूल का तापन नियम, इसको हम कहते हैं। ठीक है, इस नियम से यह स्पष्ट है कि किसी प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा दिए गए प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। दी गई विद्युत धारा के लिए प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती तथा उस समय के लिए अनुक्रमानुपाती होती है जिसके लिए दिए गए प्रतिरोध में विद्युत धारा। गाइस, ये ओम के नियम के बारे में डिस्कस करा, जो कि हमने इस चैप्टर में डिस्कस कर लिया, जिसके लिए दिए गए प्रतिरोध से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। व्यवहारिक परिस्थितियों में जब एक वैद्युत सदित्र को किसी ज्ञात वोल्टता सोर्स से
संयोजित करते हैं तो संबंध V I/R के द्वारा इसे सदित्र से प्रवाहित विद्युत धारा परिकलित करने के पश्चात समीकरण का उपयोग करते हैं। तो गाइस ये बता रहा है कि ये जो सर्किट, ये जो आप देख रहे हैं सर्किट, तो सर्किट में बता रहा है कि जो करंट वरेंट का डायरेक्शन है, करंट कैसे फ्लो करता है, करंट को फ्लो करने से क्या क्या हीट जनरेट होती है, कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सब इसमें डिस्कशन हो रहा है। और गाइस ये जो एग्जांपल है 12.10, गाइस एग्जांपल के लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें सारे इस चैप्टर के जितने भी एग्जांपल्स हैं हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अगले पेज पे चलते हैं। ओके, अब गाइस ये जो टॉपिक है ये है विद्युत धारा के तापीय प्रवाह के व्यवहारिक अनुप्रयोग। किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होना विद्युत धारा की अवश्यंभावी परिणाम है। बहुत सी स्थितियों में यह अवांछनीय होता है क्योंकि यह उपयोगी विद्युत ऊर्जा की ऊष्मा को रूपांतरित कर देता है। विद्युत परिपथों में अपरिहार्य तापन परिपथ के अवयवों की ताप में वृद्धि कर सकता है, जिससे उनके गुणों में परिवर्तन हो सकता है। विद्युत इस्त्री, विद्युत टोस्टर, विद्युत तंदूर, विद्युत केतली तथा विद्युत हीटर जूल के तापन पर आधारित कुछ सुपरिचित युक्तियाँ, यानी जो हीटिंग इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट का भी इलेक्ट्रिसिटी में हम इलेक्ट्रिसिटी को काम में ले लेते हैं। जैसे ये सब चीज़ें कुछ जिनमें हम हीटिंग इफेक्ट को काम में लेते हैं। 1 मिनट गाइस, ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। विद्युत तापन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में भी होता है, जैसे कि हम विद्युत बल्ब में देखते हैं। यहाँ पर बल्ब के तंतु उत्पन्न ऊष्मा को जितना संभव हो सके रोके रखना चाहिए ताकि वह अत्यंत तप्त होकर प्रकाश उत्पन्न ना करे। इसे इतने उच्च ताप पर पिघलना नहीं चाहिए। बल्ब के तंतु को बनाने के लिए टंगस्टन, गाइस इसमें देखिए, अब ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बल्ब का तंतु होता है उसको बनाने के लिए हम टंगस्टन का यूज़ करते हैं, और उसका गलनांक, अगर उसको गलाना तो उसके लिए 3380 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, तब वो जाके इतने पे वो गलेगा, जो उच्च गलनांक का एक प्रबल धातु है। विद्युत रोधी टैंक का उपयोग करके जंतु का यथासंभव अप विगलित बनाना चाहिए। प्राइम बल्बों में रासायनिक दृष्टि से सक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन जैसी गैसें भरी जाती है, और बल्बों में ये देखिए ये भी है कि बल्ब में या तो नाइट्रोजन या फिर आर्गन भरी जाती है। अब ये क्यों भरी जाती है? क्योंकि गाइस ये नॉन रिएक्टिव होती है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, इसी वजह से इसको बल्ब में यूज़ किया जाता है। सो आगे चलते हैं। जिससे उसके तंतु को आर्य में वृद्धि न हो सके। तंतु द्वारा उपभोक्त ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है, परंतु इसका एक अल्प भाग विकृत प्रकाश के रूप में भी दृष्टिगोचर होता है। जूल मापन का एक और सामान्य उपयोग विद्युत परिपथों में उपयोग होने वाली फ्यूज है। यह परिपथ तथा सदित्रों की सुरक्षा किसी भी अनावश्यक रूप से उच्च विद्युत धारा को उसमें प्रवाहित ना होने देकर करता है। अब गाइस एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ। गाइस आपने फ्यूज़ या फिर एमसीबी आरसीबी का नाम सुना है एक बार। तो गाइस जो फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ एक ऐसे टाइप का, एक मैं आपको इंटरनल उसका शेप बताता हूँ। फ्यूज़ में क्या होता है, एक ऐसे वायर ऐड होती है। अब गाइस जो फ्यूज़ होता है, जैसे ही इसमें करंट हाई वोल्टेज आता है तो ये जो फ्यूज़ का जो बीच का वायर है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, और टूटने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जो इसकी सर्किट है वो इनकम्प्लीट हो जाती है, और वो आगे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र नहीं करता। जिस वजह से जैसे कभी हाई वोल्टेज आए या फिर जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है, तो जो हमारे बाकी जो इक्विपमेंट्स है वो बच जाते हैं। अगर ये फ्यूज़ ना रहे तो क्या हो सकता है, जो डायरेक्ट या जो कभी ऐसा टाइम हो कि अगर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आ जाए तो डायरेक्ट वो हमारे इक्विपमेंट में चली जाएगी, और वो इक्विपमेंट क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो फ्यूज़ इन सब चीज़ों की हेल्प करता है बचाने में। और गाइस अब तो आरसीबी और एमसीबी आ गया तो उससे भी इक्विपमेंट बचते हैं। सो गाइस ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं। फ्यूज किसी धातु अथवा मिश्र धातु का तार का टुकड़ा होता है जिसका उचित गलनांक हो। अब गाइस इसका जो जैसे कि अभी हमने बात किया, जो टंगस्टन है, टंगस्टन का तो गलनांक काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, बट इसका जो गलनांक होता है बहुत कम होता है। इसमें एक फिक्स गलनांक होता है कि यानी अगर इससे ज़्यादा करंट आए तो तुरंत वो गल के टूट जाता है, जिसकी वजह से बाकी जो करंट है वो आगे फ्लो नहीं हो पाता है। और गाइस करंट से एक चीज़ याद आया, गाइस आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि जो आपने एसी और डीसी करंट का नाम सुना ही होगा, तो अब मुझे ये बताइएगा एसी और डीसी करंट में ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे हार्मफुल कौन सी होती है? अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो एसी करंट ज़्यादा होती है या फिर डीसी करंट ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल होती है? आगे स्टार्ट करते हैं। तंतु द्वारा उपभोक्त ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है, परंतु इसका एक अल्प भाग विकृत प्रकाश के रूप में भी दृष्टिगोचर होता है। जूल तापन का एक और सामान्य उपयोग विद्युत परिपथ में होने वाले फ्यूज
विद्युत परिपथ में होने वाली फ्यूज है या परिपथ तथा सदित्रों की सुरक्षा किसी भी अनावश्यक रूप से उच्च विद्युत धारा को उसमें प्रवाहित न होकर करता है। फ्यूज को युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। फ्यूज किसी ऐसी धातु का मिश्र का टुकड़ा होता है जिसका गुलानांक हो। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, इन सब का ये सब बना होता है। ये आप एक बार नोट कर लीजिएगा कि इस सब चीज़ों से मिलकर ये फ्यूज़ बनाते हैं। यदि परिपथ में किसी निर्दिष्ट मान से अधिक मान का विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो वो फ्यूज़ कतार ताप में वृद्धि होता है और वो फ्यूज़ कतार पिघल जाता है। जैसे मैंने बताया कि अगर वो हीट एक फिक्स हीट से अगर फिक्स इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा वो अगर उसमें ट्रांसफ़र होता है तो वो टूट जाता है। इसी प्रकार के विद्युत रोधी पदार्थ में कार्ट्रिज रखा जाता है। घरेलू परिपथ में उपयोग होने वाली फ्यूज़ का अनुमानित विद्युत धारा या तो 1 एम्पीयर, 2 एम्पीयर, 3 एम्पीयर, 5 या फिर 10 एम्पीयर आदि होता है। उस विद्युत स्त्री के परिपथ में जो 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति उस समय उपभोक्त करती है जिसे उसे 220 वोल्ट पर प्रचालित किया जाता है। 1000 वोल्ट अपॉन में 220 वोल्ट इज इक्वल टू। अब गाइस देखिए, अगर हमें ये निकालना हो कि किसी सर्किट में कितना करंट है, किसी इक्विपमेंट को कितना करंट चाहिए, तो अगर 1000 वोल्ट तक कोई 220 वोल्ट है अगर वो यूज़ करता है तो यानी 4.54 एम्पियर उसको करंट चाहिए होता है। इस परिकरण में 5 एम्पियर अगर होगा तो उसके लिए हम 5 एम्पियर तक का फ्यूज़ यूज़ कर लेंगे अगर इतना कोई इलेक्ट्रिसिटी कोई इक्विपमेंट लेगा तो। अब बात करते हैं विद्युत शक्ति की। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में यह अध्ययन किया होगा कि कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। ऊर्जा के उपभोक्त होने की दर को भी हम शक्ति ही कहते हैं। समीकरण 12.21 में हमें किसी विद्युत परिपथ में उपभोक्त अथवा क्षयित विद्युत ऊर्जा की दर प्राप्त होती है, इसे हम विद्युत शक्ति कहते हैं। शक्ति P को इस प्रकार, अब गाइस जो P है, P का फॉर्मूला अगर P हमें निकालना है पावर को, तो पावर होता है V इंटू आई। यानी किसी भी सर्किट में अगर हमें पावर निकालना है तो वोल्टेज और करंट को इंटू कर देंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। या फिर ये भी हो सकता है गाइस, देखिए P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर या फिर V स्क्वायर अपॉन में R, ये भी हो सकता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट, और गाइस ये भी इंपॉर्टेंट है कि विद्युत शक्ति का जो SI मात्रक है आप याद रखिएगा वाट है। यह उस युक्ति द्वारा उपभोक्त शक्ति है जिसमें उस समय 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब उसे एक वोल्टेज विभवांतर पर प्रचलित किया जाता है तो इस प्रकार होता है। गाइस देखिए, अगर कोई 1 वाट कब होता है, जब 1 वोल्ट का और इंटू 1 एम्पियर जब इंटू किया जाता है तो 1 वोल्ट एम्पियर के बराबर होता है। वाट शक्ति का छोटा मात्रक है, अंततः वास्तविक व्यवहार से हमें इसके काफ़ी बड़े मात्रक किलोवाट का उपयोग। अब गाइस देखिए, जो घरों में जब इलेक्ट्रिसिटी जब यूनिट कैलकुलेट की जाती है तो किलोवाट में आता है, क्योंकि जो वाट है वो काफ़ी छोटा होता है और किलोवाट काफ़ी बड़ा यूनिट होता है, इस वजह से हम इस किलोवाट को यूज़ करते हैं। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। चूँकि विद्युत ऊर्जा शक्ति तथा समय का गुणनफल होता है, इसलिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट पर आवर है। जब 1 घंटा शक्ति उपयोग जब 1 वाट शक्ति का 1 घंटे तक उपयोग करते हैं तो वो 1 वाट घंटा होता है, 1 किलोवाट घंटा होता है। अब गाइस देखिए, जब कोई जैसे क्या होता है, जैसे 1 किलोवाट का कोई भी इक्विपमेंट अगर हम 1 घंटे तक चलाएंगे तो वो 1 यूनिट उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है। ठीक है, और घरों में यूनिट के हिसाब से आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज किया जाता है। तो 1 किलोवाट अगर 1 घंटे तक चलेगा तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगी। और मैं बताता हूँ एक चीज़ और, 1000 वाट, एक मिनट गाइस, 1000 वाट बराबर होता है 1 किलो वाट का। ठीक है, अब ये वाट को आप कैसे कोरिलेट कर सकते हो, तो गाइस देखिए, जो एलईडी आती है, जो घरों में हम एलईडी बल्ब यूज़ करते हैं, जनरली 9 वाट या फिर 12 वाट की होती है। अब ये बहुत ज़्यादा कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है, CFL और बल्ब के मुकाबले बहुत कम करती है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा है, जिसका सामान्य बोलचाल में हम यूनिट कहते हैं। जो गाइस मैंने अभी आपको बताया वही चीज़ बता रहा है कि सामान्य बोलचाल में हम यूनिट कहते हैं। और गाइज एक चीज़ और कि 1 जूल में आपको याद रखना है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। गाइज ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब एक चीज़ और देखते हैं कि, एक मिनट गाइज, ठीक है,
बहुत से लोग यह सोचते हैं कि किसी विद्युत में इलेक्ट्रॉन उपभोक्त होते हैं। यह गलत है। हम विद्युत बोर्ड अथवा विद्युत कंपनी को विद्युत बल्ब, विद्युत पंखे अथवा इंजन जैसे विद्युत संयंत्रों से इलेक्ट्रॉन की गति देने के लिए प्रदान की गई विद्युत ऊर्जा का भुगतान करते हैं। हम अपने द्वारा गाइज ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी को कैसे हम पे करते हैं, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सो गाइज ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। और जो मैंने जैसे कि मैंने कहा कि एग्जांपल्स जो भी हैं उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और आप बता दीजिएगा गाइज कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, मैं वही स्टार्ट कर दूंगा। सो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। और चैनल पे यदि आप नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइज थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।